दोस्तों, आपने कई बार फिल्मों में डायलॉग जरूर सुना होगा कि जंग के भी उसूल होते हैं। और सच कहें तो ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है। जेनेवा कन्वेंशन ने पहले से जंग के ज्यादातर रूल्स डिफाइन कर रखे हैं, और अगर कोई भी सोल्जर, बटालियन या फिर आर्मी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उनके खिलाफ सीरियस एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसमें कोर्ट मार्शल से लेकर सालों तक कैद में रहने तक की सजाएं शामिल हैं। ये रूल्स सभी देशों को फॉलो करने पड़ते हैं, फिर चाहे वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध ही क्यों ना हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। वेपन्स इन वॉर। हम सभी को ये बात तो पता ही है कि किसी भी वॉर में आप केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना इलीगल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एक जंग में पेपर स्प्रे तक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकली वो एक केमिकल वेपन है। इसके अलावा जंग में दंगे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स जैसे कि टीयर गैस का इस्तेमाल करना भी बैन है। एक जंग में आप उस तरह की बुलेट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो शरीर के अंदर जाकर एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि ऐसे बुलेट्स बाद में घायल सोल्जर्स के शरीर से निकालनी मुश्किल हो जाती है और कई बार इलाज के दौरान ऐसे सोल्जर्स की मौत हो जाती है। जेनेवा कन्वेंशंस के मुताबिक गोलियों का इस्तेमाल करना दुश्मन को रोकने के लिए किया जाता है। उसका करना बस एक संयोग है। अगर वो नहीं मरता है तो आप जानबूझकर उसे मारने के इरादे से इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन बुलेट्स के अलावा जंग में जहर से भरी हुई बुलेट्स को यूज करना भी बैन है। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है उन हथियारों की जो एक जंग में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, जिनमें डर्टी बॉम्ब से लेकर लैंड माइंस तक शामिल है। हालांकि रूस, चीन और अमेरिका समेत 12 देशों ने इस लैंड माइन वाले ऑर्डर पर साइन नहीं किए हैं। जंग में फ्लेम थ्रोअर्स यानी ऐसे हथियार जिनसे आग निकलती हो, उनका इस्तेमाल भी एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में ही किया जा सकता है। आप फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल जंगल का रास्ता बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी दुश्मन को मारने के लिए नहीं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो एक सीरियस वॉर क्राइम होगा। ट्रीटिंग द एनिमी एंड POWs। यूं तो जब दो देश लड़ रहे होते हैं तब उनके बीच काफी तनाव होता है और कई बार ये तनाव नफरत में बदल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि आप दुश्मन को एक दूसरे इंसान की तरह ट्रीट करें, स्पेशली तब जब उसे कैप्चर कर लिया गया हो। कैप्चर्ड सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर या फिर POWs भी बोला जाता है। कोई भी आर्मी POWs के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। उन्हें टॉर्चर करने से लेकर उन्हें वर्बली अभद्र भाषा में कुछ कहना तक भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कैप्चर्ड सोल्जर घायल है तो इसके इलाज की जिम्मेदारी भी कैप्चरिंग आर्मी की है। उस POW को अपनी लोकेशन किसी बार वाले को बताने से भी नहीं रोका जा सकता है। ऐसा ज्यादातर इसलिए किया जाता है ताकि उस सिपाही के घर वाले से बात कर सके। POWs के साथ एक अजीब रूल ये भी है कि कैप्चर होने के बाद भी POWs को उनकी रैंक के हिसाब से ही ट्रीट किया जाना जरूरी है, यानी सीनियर ऑफिसर्स को ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। और यही वजह है कि कैप्चर होने पर सबसे पहले एक POW से उसका नाम और उसके सीरियल नंबर के साथ उसकी रैंक पूछी जाती है। जंग के दौरान अगर आप किसी भी सोल्जर की कोई चीज निकाल कर उसे अपने पास रख लेते हैं तो उसे चोरी माना जाता है। ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जंग में कैप्चर हुए हर छोटे से छोटे सामान को मिलिट्री की इन्वेंटरी लिस्ट में रिपोर्ट करना पड़ता है, ताकि बाद में उन्हें उनके सही मालिकों या उनके घर वालों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जंग के दौरान कैप्चर किए गए POWs की फोटोग्राफ्स और वीडियोस पब्लिक डोमेन में रिलीज करना भी उनके आत्मसम्मान को आहत करता है, जिस वजह से इसे भी बैन किया गया है। प्रोटेक्टेड पर्सनल्स। जंग में कई सिपाही ऐसे होते हैं जो जंग का हिस्सा तो होते हैं पर कभी लड़ते नहीं। ये होते हैं रेड क्रॉस मेडिक्स, यानी वो सोल्जर्स जो जंग में घायल लोगों का इलाज करते हैं। जेनेवा कन्वेंशन के रूल साफ कहते हैं कि कोई भी आर्मी जंग के दौरान इन्हें अपना काम करने से नहीं रोक सकती और ना ही इन्हें डिटेन कर सकती है। इन पर गोली चलाना या जानबूझकर नुकसान पहुंचाना एक सीरियस वॉर क्राइम है। इसके अलावा रेड क्रॉस मेडिक्स को भी अपने पास किसी भी तरह के हथियार रखने की मनाही है। अगर किसी कॉम्बैट व्हीकल पर रेड क्रॉस का निशान देखा जाता है तो उसे भी एक वॉर क्राइम माना जाता है, क्योंकि हो सकता है सामने वाली आर्मी उस व्हीकल को रेड क्रॉस फोर्स समझे और उस पर अटैक न करे और बाद में उन्हें धोखा मिले। इससे न सिर्फ उस आर्मी को नुकसान होगा पर बाकी रेड क्रॉस मेडिक्स की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अब सामने वाली हर आर्मी रेड क्रॉस मेडिक्स को अपना दुश्मन समझने लगेगी। हमने ये भी माना है कि जंग को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली नस्लें से सबक ले सकें, जिस वजह से जर्नलिस्ट को भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। वॉर को कवर करने आए जर्नलिस्ट को एक स्पेशल यूनिट मुहैया कराई जाती है, जिसका काम उस जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन करना होता है। साथ ही वॉर को कवर कर रहे किसी भी जर्नलिस्ट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना भी एक सीरियस वॉर क्राइम माना गया है। फूड एंड वाटर।
जेनेवा कन्वेंशन कहती है कि जंग के दौरान कोई भी आर्मी दुश्मन की फूड सप्लाई को बंद नहीं कर सकती और ना ही खेतों में आग लगा सकती है, क्योंकि इससे आम नागरिकों को भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी फ्रेश वाटर सोर्स को टारगेट करके डैमेज कर देना भी एक वॉर क्राइम माना गया है। सिविलियंस। अब सिविलियंस की बात चली रही है तो समझ लेते हैं कि एक जंग में सिविलियंस के साथ आर्मी का बर्ताव कैसा होता है। जेनेवा कन्वेंशन कहती है कि कोई भी सोल्जर या आर्मी सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकती, यानी ना ही वो उन्हें फिजिकली हार्म कर सकती है और ना ही उनसे किसी भी तरह की कोई लूटपाट कर सकती है। एक हमले से पहले भी आर्मी को वहां के सिविलियंस को नोटिफाई करना जरूरी है ताकि वो छिप जाएं या फिर एक सेफ जगह तक पहुंच जाएं। जंग में कभी भी एक सिविलियन को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, ऐसा तब हो सकता है जब उस सिविलियन की जिंदगी को बाहर निकलने से खतरा हो। इसके अलावा हर एक आर्मी को ये निर्देश होते हैं कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मीडिया साइट जैसे सिविलियन प्लेसेस पर हमले नहीं किए जा सकते। किसी भी रेजिडेंशियल इलाके पर बिना वार्निंग के हमला करना भी एक सीरियस वॉर क्राइम है। ऐसे ही कई और रूल्स हैं जो दुनिया भर में सोल्जर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि वो POWs के साथ अच्छे से तो पेश आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ शराब नहीं पी सकते, क्योंकि ऐसा करने से हमेशा ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि नशे में वो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसे लीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक सोल्जर मार्च के दौरान पीछे छूट जाता है तो उसे इसकी सजा भी दी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर जंग की स्थिति में भी ऐसा हुआ और वो सिपाही गुम हो गया तो उसे ढूंढने के लिए बहुत सारा वक्त जाया करना पड़ेगा, जिससे आर्मी को काफी स्ट्रेटेजिक लॉस भी हो सकता है। तो ये थे वो सारे जेनेवा कन्वेंशन के रूल्स जो एक आर्मी जंग के दौरान फॉलो करती है। सबसे पहले इन्हें 1864 में दुनिया के सामने प्रपोज किया गया और तब 12 देशों ने इसे साइन किया था, लेकिन आज उसमें काफी बदलाव आए हैं और साथ ही शायद ही कोई ऐसी प्रोफेशनल आर्मी हो जो इन रूल्स को ना मानती हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको इन रूल्स में से कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।